चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिस्टम सर्कुलेशन करता है, कोई चीज को एक जगह से दूसरा जगह कैरी करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? कोई चीज को एक जगह से दूसरा जगह कैरी करना। अब क्या चीज को कैरी करना? तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम ना इन सिस्टम का चीजों को बॉडी का डिफरेंट पार्ट तक कैरी करता है। जैसे कि हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर जो है ना वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि वो उस कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब खाना को तोड़ तोड़ के सिंपल शुगर बना देता है ताकि वो हमारे बॉडी में डिसॉल्व मतलब वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो सके। ये सिंपल शुगर कहाँ पे जाके फाइनली बन जाता है? हमारा मुंह से होते हुए फाइनली बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको बोलते हैं झिल्ली। झिल्ली में ब्लड वेसल्स रहता है, कैपिलरीज। वो क्या करता है? वो ब्लड वेसल वहां पे जो वो सिंपल शुगर है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो सिंपल शुगर है किसके अंदर आ गया? ब्लड के अंदर। ब्लड क्या करता है? उन शुगर को कहां तक पहुंचा देता है? सेल तक। तो अब जो वो सिंपल शुगर है जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। सिंपल शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां तक पहुंच चुका है? सेल तक पहुंच चुका है। अब मुझे इस सिंपल शुगर से मुझे क्या निकालना है? एनर्जी। तो हमारा सेल क्या करता है? वो जो सिंपल शुगर है जिसका नाम ग्लूकोज है उससे क्या बनाता है? एनर्जी। लेकिन बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब हमारा नेक्स्ट कौन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल मतलब नाक। तो हम लोग जब भी हवा लेते हैं तो वो नाक से होते हुए हवा पहले यहाँ पे जाता है। यहाँ पे एक हिस्सा होता है गला में। गला में एक हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पैरिंग्स। क्या बोलते हैं? पैरिंग्स। पैरिंग्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा नाक का पाइप और मुंह का पाइप एक दूसरे से मिलता है। समझ में आया? तो पैरिंग्स में हमारा नसल कैविटी और मुंह का कैविटी मतलब बुकल कैविटी दोनों जाके मिलते हैं। पैरिंग्स के बाद आपका दो ठो पाइप स्टार्ट होता है। एक पाइप का नाम है फूड पाइप जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और एक पाइप का नाम है विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो हम लोग जब नाक से सांस लेते हैं ना तो सांस क्या होता है? ऑक्सीजन सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाता है मतलब नाक का पाइप में, वहां से पैरिंग्स में जाता है और पैरिंग्स से चले जाता है ट्रैकिया मतलब विंड पाइप में। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होके हो जाता है ब्रोंचियोल्स, और ये ब्रोंचियोल्स का एंड में होता है अल्वियोली। क्या होता है? एक बेलून जैसा स्ट्रक्चर रहता है। वो अल्वियोली के बगल से कौन गुजरता है? ब्लड वेसल। वहां पे ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन को लेके कहां तक पहुंचाता है? सेल तक। अब जब ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाता है तो ग्लूकोज से रिएक्ट करता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप एक तो चीज देख सकते हो कि जो खाना हम लोग खाएं उसको भी सेल तक कौन पहुंचाया? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ब्लड। जो ऑक्सीजन हम लोग अपने लंग्स से लिए उसको भी सेल तक कौन पहुंचाया? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ब्लड। अब देखो ये खाना को डिकम्पोज करने के बाद मतलब खाना को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बचता होगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बचते होंगे जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। जब हमारे बॉडी तक ये सब पहुंच रहा है, ये खाना सिंपल शुगर पहुंच रहा है तो उसको तोड़ने के बाद एनर्जी बन जा रहा है, और उसके अलावा कुछ यहाँ पे ऐसा चीज भी बचता होगा जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो गया यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है ना ये हमारे बॉडी के लिए सही चीज नहीं है। तो इन चीजों को हमारा ब्लड सेल से ले लेता है और कहाँ पहुंचा देता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग किडनी। किडनी क्या करता है? जो भी काम का चीज है उसको रख लेता है और बाकी चीज को यूरिनेट कर देता है मतलब हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकाल देता है। तो यूरिन में क्या होता है? ये यूरिया, ये यूरिक एसिड निकल जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है। समझ में आया? उसके अलावा कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम लोग को किसी को मारने का मन करता है, कभी हम लोग को भागने का मन करता है। ये सारा चीज किसका खेला है? हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स को भी बॉडी का अलग अलग पार्ट तक कौन पहुंचाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ब्लड। हार्मोन्स
तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और हार्मोन को भी हेल्प कर रहा है, मतलब हार्मोनल सिस्टम को भी हेल्प कर रहा है। मतलब अगर ये सिस्टम ना हो तो ये लोग कोई भी अपना फंक्शन कर नहीं पाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हाँ 3 चीज से बना हुआ है, ब्लड वेसल, ब्लड और एक हो गया हार्ट। ये 3 चीज मिलकर हमारा कौन सा सिस्टम बनाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे मेन चीज है हिस्सा, उसका नाम है ब्लड। ठीक है। अब ये ब्लड जो है ना, ये हमारे बॉडी में 3 फॉर्म में अवेलेबल है। जब ये ब्लड किसी वेसल में फ्लो करता है, किसमें? जब ये ब्लड किसी ब्लड वेसल में फ्लो करता है तब तक इसका नाम ब्लड ही रहता है। ठीक है। और ये ब्लड जो है ना, ये 2 चीज से बना हुआ है, एक है प्लाज्मा और एक है सेलुलर एलिमेंट। क्या क्या है? प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट, जिसमें सेलुलर एलिमेंट में 3 चीज आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें से आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कौन से साइट्स? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये इन सब का साइंटिफिक नेम है। तो ब्लड जो है ना, वो 2 चीज से बना हुआ है, एक है प्लाज्मा और एक है सेलुलर एलिमेंट। जिसमें से ये सब जो है ना, ये सब जिंदा है, ये हमारे बॉडी का लिविंग, मतलब ब्लड का लिविंग पार्ट है। और ये जो प्लाज्मा है ना, ये ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट है। ये प्लाज्मा क्या क्या चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और अदर सब्सटेंसेस। तो अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाता है? अदर सब्सटेंसेस में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है, हॉर्मोन्स, यूरिया एक्सेट्रा। और ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना, इसमें भी कौन कौन सा सॉल्ट आता है? सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लड जो है ना, वो एक तरह का क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब जो चीज फ्लो करता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो चीज फ्लो करता है। तो देखो, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल भी हमारे बॉडी में, ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये हमारे बॉडी में 3 टाइप का ब्लड वेसल है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तीनों एक्चुअली ना एक ही है, बस अलग अलग जगह नाम अलग अलग है। सोच लो कि जब हार्ट में खून को लाया जा रहा है तब उसका नाम है वेन, और जब हार्ट से खून को ले जाया जा रहा है तब नाम है उसका आर्टरीज। और वही आर्टरीज जब बॉडी का डिफरेंट टिश्यू, ऑर्गेन को से गुजर रहा है तब वो क्या हो जाता है? और डिवाइड होके बन जाता है कैपिलरीज। समझ में आया? मतलब ये कुछ ऐसा है, इधर से ये सोच लो, ये हमारा बॉडी टिश्यू है। ये क्या है? बॉडी टिश्यू। तो इधर से अगर सोच लो आर्टरीज आया ना, तो ये आर्टरीज यहाँ पे आके क्या होगा? और पतला पतला पाइप में डिवाइड हो जाएगा। ये और पतला पतला पाइप में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और दोबारा से फिर मिलके क्या बन जाएगा? दोबारा से मिलके दोबारा वेन बन जाएगा। और ये वेन कहाँ चले जाएगा? हार्ट। इधर से हार्ट से खून लेके आया, हार्ट से ब्लड लेके आया,
और ये किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे? कैपिलरीज। और यहाँ पे जो जरूरत का चीज है, जैसे ग्लूकोज देना है, जैसे यहाँ पे जो लोग ग्लूकोज देना है तो दे दिया, या यहाँ पे हार्मोन्स देना है तो दे दिया, या यहाँ पे जो लोग ऑक्सीजन देना है तो दे दिया। अब बदले में यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, या सोच लो यूरिया ले लिया, यूरिक एसिड ले लिया, और फिर ये वेन बन के चले गया। मतलब है एक ही चीज, अलग अलग जगह नाम अलग अलग। हाँ, फिर हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट उसको पंप कर देगा डिफरेंट पार्ट पर। हार्ट का काम है पंप करना। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो, ये ब्लड जब तक ब्लड वेसल के अंदर है तब तक इसके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब इसके पास प्लाज्मा भी है, इसके पास आरबीसी भी है, इसके पास डब्ल्यूबीसी भी है, और इसके पास प्लेटलेट्स भी। समझ में आया? मतलब इस ब्लड के पास सब कुछ है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे जगह भी हैं जहां पे ब्लड वेसल पहुंच नहीं सकता, और उन जगहों पे भी तो सेल और टिश्यू है ना। सारा ब्लड वेसल हर सेल तक नहीं पहुंच सकता है। जो सेल सरफेस पे हैं, जैसे हमारा ये ऊपर का जो चमड़ी है जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ तक हमारा ब्लड वेसल पहुंच नहीं सकता। लेकिन वहां पे भी तो सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब ग्लूकोज चाहिए। वहां पे भी तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां तक उस न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? तो वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कौन पहुंचाता है? वो ब्लड जो कि ब्लड वेसल से लीक हो गया है। ब्लड वेसल से क्या हो गया है? लीक हो गया है। तो ब्लड वेसल में जो ब्लड रहता है ना, उसमें से कुछ ब्लड क्या होता है, बाहर में लीक हो जाता है। प्लाज्मा कौन कौन लीक होता है बाहर? तो ब्लड में से कौन कौन लीक होता है? प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही सिर्फ लीक होता है। आरबीसी और प्लेटलेट लीक नहीं हो। और इस लीक होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस। इस लीक होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे ब्लड वेसल क्या हो जाता है? स्क्वीज हो जाता है। स्क्वीज, कपड़ा निचोड़े हो, हाँ। जब कपड़ा को ऐसे निचोड़ते तो क्या होता है? यहाँ से पानी टपकता है। तो कोई कपड़ा को ऐसे निचोड़ते हैं तो क्या निकलता है? पानी। तो ऐसे ही ब्लड वेसल भी क्या करता है अपने आप को? ब्लड वेसल मतलब ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज अपने को क्या कर लेता है? स्क्वीज कर लेता है। स्क्वीज करने से क्या होता है? कुछ ब्लड बाहर लीक हो जाता है। और वो जो ब्लड लीक होता है उसमें क्या क्या रहता है? प्लाज्मा और ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को ही टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ पे फ्लो करता है? जो सेल सब के बीच में जो गैप है ना, वहां पे फ्लो करता है। मतलब ये कोई वेसल में फ्लो नहीं करता है। जो सेल सब है ना, गली उसके बीच में जो गैप सब है वो सब में फ्लो करता है। और जिस सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए न्यूट्रिशन दे देता है, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन दे देता है, और गंदगी निकालना तो ले लेता है। अब ये दोबारा टिश्यू फ्लूइड जो गंदगी ले लेता होगा उसको दोबारा ले जाके किसको दे देता है? मेन ब्लड वेसल। यहाँ से कुछ ब्लड लीक हो गया, उन सेल तक पहुंचा जिनके पास ब्लड वेसल पहुंच नहीं सकता। उनको जो भी जरूरत का चीजें दे दिया, उनसे जो भी गंदगी था ले लिया, और दोबारा किसको दे दिया? ब्लड वेसल। सर वो ब्लड वेसल के अंदर वापस कैसे गया? वही एक सेकंड सर, आप बोले कि वो अपने आप को निचोड़ देता है तो ब्लड निकलता है, तो क्या अंदर कैसे? वही ना, उसमें ब्लड वेसल में भी क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स से ये लोग तो बाहर निकल सकता है, परमिएबल है। लेकिन ये लोग परमिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये दोबारा उसको अंदर दे सकता है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड अंदर नहीं चले जाता है ब्लड वेसल में। जो गंदगी है उसको अंदर डाल देता है। वो जो गंदगी है वो परमिएबल है। जो टिश्यू फ्लूइड बाहर स्क्वीज आउट होकर निकल गया ना, वो अंदर नहीं जाता है। जो गंदगी है उसको अंदर दे देता है। वो गंदगी को ब्लड लेके फिर चले जाता है वो किडनी के पास। किडनी फिर उसमें से जो भी जरूरत का चीज आता है वो ले लेता होगा, बाकी को बाहर निकाल देता होगा। इसको अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज डायपेडेसिस, लिखोगे इट इज ए लीकेज ऑफ प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी बाय स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, सारा ब्लड वेसल नहीं, ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि ब्लड कैपिलरीज ही है जो कि बॉडी का डिफरेंट टिश्यू के पास पहुंचता है।
आर्टरीज और वेन तो हार्ट से कनेक्टेड रहता है। अब देखो हमारे बॉडी में एक और वेसल भी होता है, हमारे बॉडी में एक और वेसल भी होता है, और ये वेसल हमारे बॉडी में कुछ खास ऑर्गन में होता है, जैसे कि हो गया स्प्लीन, टॉन्सिल। टॉन्सिल तो जानते ही होंगे, गला में लग के रहता है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक तरह का ब्लड रिजर्वोयर है, वो कुछ ब्लड को अपने में स्टोर करके रखता है ताकि आपके बॉडी में अगर ब्लड का कमी होगा वो क्या करेगा, उसको कॉम्पेंसेट करेगा। ये स्प्लीन और टॉन्सिल जो है ना, इसके अंदर भी एक वेसल होता है, उस वेसल का नाम है लिम्फ वेसल। क्या वेसल? तो अगर ये टिश्यू फ्लूइड कैपिलरीज से लीक होके किसके अंदर एंटर कर जाए, लिम्फ वेसल के अंदर एंटर कर जाए, तो उस टाइम इसका नाम एक अलग नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है लिम्फ। क्या नाम हो जाता है? लिम्फ एक फ्लूइड है और लिम्फ वेसल एक पाइप है जो कहां से गुजरता है, स्प्लीन और टॉन्सिल से गुजरता है। तो देखो ये जो लिम्फ है ना, वो टिश्यू फ्लूइड ही है, तो कुछ टिश्यू फ्लूइड क्या हुआ, लिम्फ वेसल के अंदर चले गया। इसीलिए बोला जाता है हमारे बॉडी में 3 टाइप का फ्लूइड है, एक फ्लूइड है ब्लड, एक फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कहाँ पे फ्लो करता है, ये टिश्यू फ्लूइड फ्लो करता है इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस में फ्लो करता है, मतलब हर सेल के बीच में जो खाली जगह है ना वहां फ्लो करता है। और ये लिम्फ जो है वो कहाँ फ्लो करता है, लिम्फ वेसल में फ्लो करता है। लिम्फ वेसल कहाँ होता है, स्प्लीन और टॉन्सिल में होता है। हमारे बॉडी में जो 3 टाइप के लिक्विड होते हैं जो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, इन तीनों लिक्विड को क्या बोला जाता है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो टिश्यू फ्लूइड हो, चाहे वो लिम्फ हो, इन तीनों फ्लूइड को बोला जाता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड। क्योंकि ये तीनों फ्लूइड क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे फ्लूइड भी हैं जो मूव नहीं करते हैं, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। एक है साइनोवियल फ्लूइड, ये नाम सुना लग रहा है, जॉइंट्स में होता है, स्कूल में सुना होगा। ये कहाँ होता है, जॉइंट्स में, पिछले साल पढ़े थे ना, घुटना में होता है, ये कंधा का जो शोल्डर लगा है, ये सब में हाँ पिछले साल पढ़े थे ना। जब हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं तो ये साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, इसलिए फिर कट तो फिर वो कट आवाज आता है। अभी भी आता है भाई, अभी भी कितना जनता हम लोग भी ऐसे करते हैं तो उन लोग का पाँव ना स्टिफ हो जाता है, घूमता नहीं। और फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन ज्यादा होता है। और एक है एक्वस, एक्वस और दोनों नहीं घूमते थे बीच में नहीं आते विट्रस ह्यूमर आता है बीच में, तो दिमाग से बंद। एक्वस और विट्रस ह्यूमर ये कहाँ पाया जाता है, आई बॉल में। कहाँ पाया जाता है, आई बॉल में काला काला ये आंख को क्या चीज से बचाता है, मैकेनिकल शॉक से आंख को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। सडनली सोच लो कि इसका आंख में कोई बॉल उला के लग गया तो आंख फूट नहीं जाता है, तो उस शॉक से कौन बचाता है, ये साइनोवियल सॉरी एक्वस और विट्रस ह्यूमर। एंड आल्सो प्रोवाइड, सर को थोड़ा याद आ रहा है, शेप। आंख को क्या प्रोवाइड करता है, शेप भी प्रोवाइड करता है, बॉल जैसा शेप। अगर ये आंख से निकल जाए ना तो आंख पिचक जाएगा। कैसे दिखेगा सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। जब ब्लड कोई वेसल में फ्लो करता है, जब ब्लड कोई वेसल में फ्लो करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हेन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कब बोलेंगे, व्हेन द ब्लड will when the blood will flow inside, when the blood will flow inside blood vessel। दिख रहा है जब ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल में फ्लो करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे कि किस में होता है, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग या कोई भी एनिमल में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कब होता है, जब बॉडी में ओपनली ब्लड फ्लो होता है विदाउट एनी वेसल।
ये होता है व्हेन द ब्लड विल फ्लो इन ओपन स्पेस इनसाइड बॉडी। जब ब्लड ना ओपन स्पेस में फ्लो होता है, मतलब जब कोई ब्लड वेसल में नहीं फ्लो होके ओपनली फ्लो होता है, पूरा बॉडी में ही फ्लो होता है, तब उसको क्या बोला जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस केस में होता है? एग्जाम्पल हो गया इसका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब इंसेक्ट्स के बॉडी में कोई वेसल नहीं होता है, ना आर्टरीज होता है, ना वेन होता है, ना कैपिलरीज होता है। खून डायरेक्टली उनका बॉडी में हर जगह फ्लो करता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला कैरेक्टरिस्टिक, ब्लड कभी भी हमारे बॉडी में रुकता नहीं है। जिस दिन रुक गया हमारा खेल खत्म। तो ब्लड है नेवर स्टेशनरी। नेवर स्टेशनरी मतलब कभी भी रुकता नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट है, ब्लड का जो कलर है, जब वो आर्टरी में फ्लो करता है, जब वो किस में फ्लो करता है? आर्टरी में, तो उसका कलर होता है ब्राइट रेड। आर्टरी क्या होता है? आर्टरी होता है ब्लड वेसल which carry blood away from heart, जो हार्ट से खून को लेके कहीं और जाता है। कहीं और मतलब कहाँ जाता है? या तो बॉडी में जाता होगा, मतलब बॉडी मसल्स तक जाता होगा, या आपका लंग्स तक जाता होगा। तो और जब ये वेन में फ्लो करता है तब इसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड। तो जब ये वेन में फ्लो करता है तब इसका, तो जब ब्लड वेन में फ्लो करता है तब उसका कलर कैसा होता है? जब ब्लड वेन में फ्लो करता है तब उसका कलर होता है डार्क रेड। वेन वो ब्लड वेसल है जो खून को हार्ट तक लाता है। ब्लड वेसल which bring blood to the heart। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमारे बॉडी में ब्लड का जो क्वांटिटी होता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर इतना खून होता है, जिसमें लेडीज में थोड़ा कम होता है और जेंट्स में थोड़ा ज्यादा, मतलब मेल में थोड़ा ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। दोनों के एवरेज 5 से 6 होते हैं। और इसके पीछे सीधा सा कारण है साइज। फीमेल लोग थोड़ा कम हाइट के होते हैं और मेल लोग थोड़ा ज्यादा हाइट। अगर फीमेल भी ज्यादा हाइट की होगी तो उसमें भी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए बोला कि एक एडल्ट ह्यूमन में 5 to 6 लीटर होता है। एक एडल्ट ह्यूमन में 5 से 6 लीटर खून फ्लो करता है। खून का अगर टेस्ट का बात करें तो खून का टेस्ट है सॉल्टीज, मतलब नमकीन है। लेकिन अगर आप पीएच का बात करोगे तो इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, इसलिए क्या होता है? अल्कलाइन होता है। टेस्ट का बात करोगे सॉल्टीज है, और अगर पीएच का बात करोगे तो इसका पीएच जो है ना वो 7 से ज्यादा है। मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू का बात करोगे तो है 7.3 से लेके 7.45। क्योंकि पीएच इसका 7 से ज्यादा है इसीलिए ये बेसिक है, मतलब अल्कलाइन है। 6th पॉइंट, जो हमारा ब्लड है वो आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट से बना हुआ है। इस सेलुलर एलिमेंट में जो आरबीसी होता है, सेलुलर एलिमेंट में 3 चीज होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। इसमें से हम अभी किसका बात कर रहे हैं? आरबीसी का। आरबीसी क्या कंटेन करता है? हेमोग्लोबिन। आरबीसी क्या कंटेन करता है? हेमोग्लोबिन। जहां पे हेमो मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। तो हमारा जो बॉडी में जो ब्लड है उसका आरबीसी हेमोग्लोबिन से बना हुआ है, मतलब आयरन और प्रोटीन से बना है। और ये जो आयरन है ना, इसका एफिनिटी, इसका अट्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो आयरन है, इट हैज हाई एफिनिटी, इट हैज
हाई एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन किसके प्रति ज्यादा है, इट हैज हाई अट्रैक्शन, इट हैज हाई अट्रैक्शन या एफिनिटी भी लिख सकते हो फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों के लिए जो इसका अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है, समझ में आया। तो अगर आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तब उस हेमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जब आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा तब उस हेमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। क्या नाम होगा, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। सर मैं 2 बार अट्रैक्शन है। थोड़ा बहुत हो ही जा रहा है। चलो, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है तब हेमोग्लोबिन का नाम क्या चेंज हो जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का नाम चेंज होता है कि आरबीसी का नाम चेंज होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। तो जब ये जब आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करेगा तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जब यही आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा तो हेमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। तो अगर आप चाहो तो केमिकल फॉर्मूला में इसको ऐसे भी लिख सकते हो Hb.O2 और इसको लिख सकते हो Hb.CO2। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका क्वांटिटी कितना है, 55 to 60%। और जो आपका सेलुलर एलिमेंट है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आता है, सेलुलर एलिमेंट का क्वांटिटी है 55 के लिए 45 और 60 के लिए 40। 45 to 40%। ये अजीब लग रहा है, बेटर है कि 40 to 45%। आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो शेप होता है बाइकनकेव, इसका स्ट्रक्चर होता है बाइकनकेव, मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है। बीच से पतला और साइड से हाँ, आपको बाइकनकेव। लेंस वाला चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। हाँ। अब देखो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बाइकनकेव क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियस है ना वो डीजेनरेट हो चुका है, डीजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब पहले था। हाँ पहले था, जब नया फॉर्म था। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो चुका है, डीजेनरेट हो चुका है। लेकिन ये डीजेनरेट कब होता है, ये डीजेनरेट होता है कौन सा आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में। जो आरबीसी क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। लेकिन जब ये आरबीसी एक बच्चा था, मतलब छोटा सेल था, जब मैच्योर नहीं हुआ था तब इसके पास भी न्यूक्लियस था। लेकिन जब ये बड़ा होता है तो क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, मतलब इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका न्यूक्लियस क्यों खत्म हो जाता है, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। न्यूक्लियस डीजेनरेट क्यों होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया so that it can carry more oxygen and carbon dioxide। ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सके। दूसरा कारण क्या है, जब किसी चीज का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम। हाँ। अब क्रोमोसोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए। तो आरबीसी अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, समझ में आया। तो आरबीसी जो है ना, ये ऑक्सीजन जो ले जा रहा है वो अपने लिए यूज नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आरबीसी के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता तो आरबीसी क्या करता, इस ऑक्सीजन को अपने लिए यूज करता ताकि अपना सेल डिवीजन करवा सके। अब बोलोगे कि ऑक्सीजन लेके वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी से ही, उसी एनर्जी से क्या करेगा, सेल डिवीजन करवाएगा। अरे समझ में आ रहा है। तो एक कारण है न्यूक्लियस डीजेनरेट होने का कि सरफेस एरिया बढ़ सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सके। दूसरा कारण है इट कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर इटसेल्फ, वो खुद के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना कर। कि आरबीसी जो है ना वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है। बैक्टीरिया सेल क्या है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है। उसी तरह से आरबीसी भी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है और इसका साइज होता है बहुत छोटा है, 7 माइक्रोन, 7
माइक्रोन। 7 माइक्रोन मतलब हो गया 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मतलब अगर आप 7 मीटर को 10 लाख टुकड़ा कर दोगे तब उसमें से जो एक टुकड़ा आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? 7 माइक्रोन। उसके अलावा और क्या है? एडल्ट मेल में 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना आरबीसी पाया जाता है? 5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब हो गया 50 लाख। लेकिन अगर वहीं हम लोग एक एडल्ट फीमेल का बात करें, एडल्ट फीमेल का बात करें तो 4.5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है पर मिलीमीटर क्यूब। और 1 मिलीमीटर बहुत काफी कम होता है, क्योंकि देखो 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का 10 टुकड़ा कर दोगे, 1 सेंटीमीटर का अगर आप 10 टुकड़ा कर दोगे तब जाके जो एक टुकड़ा आएगा उसका वैल्यू हुआ 1 मिलीमीटर। तो अगर आप एक क्यूब लेते हो जिसका लंबाई भी 1 मिलीमीटर है, जिसका चौड़ाई भी 1 मिलीमीटर है और उसका जो ऊंचाई है ना वो भी 1 मिलीमीटर है, जो कि काफी कम है। इतने कम वॉल्यूम में 5 मिलियन आरबीसी होता है एक एडल्ट मेल में और 4.5 मिलियन आरबीसी होता है एक फीमेल में। समझ में आ रहा है? तो आरबीसी का क्वांटिटी जो होता है वो मेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल का बॉडी थोड़ा सा ज्यादा साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और मेल लोग जो जनरली होते हैं उनके अंदर में आरबीसी होने का ज्यादा होने का कारण एक तो और भी है, इवोल्यूशन। क्योंकि पुराना जमाना में क्या होता था, जो मेल होते थे वो जंगल में शिकार करने जाते थे, तो शिकार करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता था। और फीमेल लोग जो रहते थे वो घर पे बनाती थी। फीमेल लोग घर पे बहुत सारा चीज करते थे, बूढ़े लोगों को संभालना, बच्चों को संभालना, खाना पकाना, मतलब लेडीज लोग मल्टीटास्किंग रहती थी। इसीलिए लड़कियां ज्यादा काम कर सकती है एक टाइम में, और लड़के एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस से। तो लड़कों का फोकस ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शिकार करने के लिए फोकस चाहिए। लेकिन लड़कों को अगर दे दिया जाए 5-6 काम एक टाइम में करने के लिए, हम नहीं कर पाएंगे। बारी कर। लेकिन लेडीज लोग ना एक टाइम में बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये आरबीसी को प्रोड्यूस कौन करता है? बोन मैरो। ये बोन मैरो कौन सा, ये बोन मैरो कहाँ पे, कौन सा बोन का? लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स में कौन कौन आते हैं? तो लॉन्ग बोन्स में आता है आपका रिब्स, स्पाइनल कॉर्ड, हिप गर्डल। तो जो भी लंबे लंबे बोन्स है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है? जो भी लंबे लंबे बोन्स हैं उस बोन्स के अंदर में, हर बोन्स क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। हर बोन अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो उस जो खाली जगह में है उसमें क्या रहता है, बोन मैरो रहता है। वो बोन मैरो ही किसको प्रोड्यूस करता है? आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। तो आरबीसी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बोन मैरो। कौन सा, किसका बोन मैरो? लॉन्ग बोन्स का। लॉन्ग बोन्स का जैसे एग्जांपल हो गया रिब्स और हिप गर्डल। तो आपका जो कमर का हड्डी है और यहाँ पे जो रिब केज है, ये सब हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो क्या किसको प्रोड्यूस करता है? आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय का मतलब होता है वो बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है, वो अभी भी माँ के अंदर गर्भ में ही है। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में ही है और अभी जन्म नहीं लिया है, उसके बॉडी में खून कौन बनाता होगा? तो उसके बॉडी में आरबीसी कौन बनाता है? तो उसके बॉडी में आरबीसी बनाता है, आरबीसी कौन बनाता है? लीवर और स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन। उसके अलावा जो बच्चा अभी 5 साल का एज अचीव नहीं किया है, जो बच्चा का एज क्या है, 5 साल से कम है, मतलब जो बच्चा जन्म तो ले लिया है लेकिन उसका एज क्या है, 5 साल से कम है। तो जिस चाइल्ड का एज क्या है, एज 5 साल से क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना? उसमें आरबीसी कौन प्रोड्यूस करता है? सारा का सारा बोन्स, ऑल द बोन्स। तो उसमें आरबीसी कौन प्रोड्यूस करता है? ऑल द बोन्स। क्या? बोन जिसमें बोन मैरो प्रेजेंट है।
वो सारा बोन जिसमें कि बोन मैरो प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस करता है। अरे समझ में आ रहा है कि आप लोग क्योंकि 5 साल से एवॉल्व हो चुके हो, इसलिए हम मैंने लोग का वैसे लॉन्ग बोन्स का बोन सर, तो आपका बॉडी में लॉन्ग बोन्स जैसे रिब्स का बोन, हिप गडल का बोन्स के अंदर जो बोन मैरो वो प्रोड्यूस करता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? एक आरबीसी कितना दिन जीता 2 है? हफ्ता लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन है 120 दिन, मतलब लगभग 4 महीना के बराबर। तो एक आरबीसी लगभग 4 महीना जिंदा रहता है। फिर क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये आरबीसी मरता कहाँ जाके है, ठीक है? तो ये आरबीसी मरता कहाँ पे है? सो दे आर डिस्ट्रॉयड। तो आरबीसी कहाँ जाके मरता है? कहीं पर भी जहां से पैदा हुआ वहीं पे जाके मरता है, जैसे बोन मैरो। आरबीसी बोन मैरो में जाके मरता है। उसके अलावा बच्चों में आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? जो एम्ब्रॉय है लीवर में, तो लीवर में जाके भी मरता है। और एम्ब्रॉय में और कहाँ मरता है? स्प्लीन में, तो स्प्लीन में भी जाके। तो ये जो आरबीसी है ना, एक आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। और ये कहाँ जाके मरता है? बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन। हर एक सेकंड में कितना आरबीसी मर रहा है? 2 मिलियन आरबीसी, मतलब 20 लाख आरबीसी हर सेकंड में मर जा रहा है। 2 मिलियन आरबीसी क्या हो जा रहा है? डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है। कि अगर हम लोग एक दिन का बात करें तो एक दिन में 1% आरबीसी मर जाता है। आरबीसी मतलब एक दिन में 1% आरबीसी, जितना आरबीसी है ना उसका 1% मर जाता है। आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये जो भी एनर्जी, ये एनर्जी अपने लिए यूज नहीं करेगा। अगर इसको कहीं से भी एनर्जी या मिलेगा मतलब ये अपने लिए ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। और ग्लूकोज को तोड़ने से क्या बनता है? एनर्जी। वो एनर्जी को ये अपने लिए स्टोर नहीं करते हैं। क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही का काम होता है एटीपी को स्टोर करना, और एटीपी कुछ और नहीं, एनर्जी है। मतलब एनर्जी को एटीपी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता है। नो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होने के कारण इसका ये आरबीसी क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि देखो जैसे हमारे बॉडी का फ्रेम जो है, फ्रेम मतलब हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसके कारण है? स्केलेटन के कारण। अरे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किसके कारण है? अगर मेरा बॉडी से स्केलेटन निकाल दे तो मेरा कोई स्ट्रक्चर होगा क्या? यहाँ पे कपड़ा ऐसे। लेकिन उसी तरह से एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके कारण होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम है, जैसे हड्डी हमारा बॉडी का एक फ्रेम है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी एक सेल का फ्रेम है। लेकिन अगर उसका वो स्ट्रक्चर, वो जो फ्रेम है या स्ट्रक्चर है, उसको अगर उसमें से निकाल दे तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अरे जैसे हमारे बॉडी से स्केलेटन निकाल देंगे तो क्या हो जाएंगे? इस कारण से अगर आपका बॉडी में आरबीसी का क्वांटिटी जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाए, उस बीमारी, उस सिचुएशन को बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। और किसी कारण से अगर आपके बॉडी में आरबीसी का क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एरिथ्रोपेनिया, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट का मतलब हो गया सेल। तो व्हाइट सेल है इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और इसका क्वांटिटी क्या बोला है? ये 1 मिलीमीटर क्यूब में, अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब लोगे, मतलब लंबाई भी कितना? 1 मिलीमीटर, चौड़ाई भी कितना? 1 मिलीमीटर, और ऊंचाई भी कितना? 1 मिलीमीटर। अगर आप एक ब्लड में 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड को लोगे तो उसमें आपको कितना व्हाइट ब्लड सेल मिलेगा? 4000 से लेके 8000 व्हाइट ब्लड सेल आपको मिलेगा। अब ये व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस कौन करता है?
तो इसको भी वही प्रोड्यूस करता है जो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। बोन मैरो जैसे कि इसको प्रोड्यूस करता है बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, उसके अलावा लीवर, उसके अलावा स्प्लीन। तो जो आरबीसी को जन्म देता है वही सेम चीज डब्ल्यूबीसी को भी जन्म देता है। ओके, और अगर इसका लाइफ स्पैन का बात करोगे, इसका लाइफ स्पैन, तो इसका लाइफ स्पैन आरबीसी के कंपैरिजन में काफी कम होता है। आवर्स से लेके 2 हफ्ता, कुछ घंटों से लेके 2 हफ्ता। मतलब कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी भी होते हैं जो कुछ घंटों में ही मर जाते हैं, और कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी भी होते हैं जो 2-2 हफ्ता तक भी जीते हैं। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन 2 हफ्ता है, मिनिमम कुछ आवर्स भी हो सकता है। ल्यूकेमिया एक कैंसर है। कैंसर का मतलब क्या होता है? जब कोई सेल डिवीजन जरूरत से ज्यादा हो जाए। नहीं, कैंसर में क्या होता है, अगर कोई कैंसर मतलब होता है सेल डिवीजन जो नॉन स्टॉप सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल डिवीजन होते ही जाता है, मतलब नया नया सेल बनते ही जाता है, रुकता ही नहीं है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो इस कैंसर में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो क्वांटिटी है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाता है एट द कॉस्ट ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का क्वांटिटी कम होते जाता है और डब्ल्यूबीसी का क्वांटिटी क्या होता है? कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाता है। और इसका इलाज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो सीधा सा बात है, अगर आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आरबीसी का मात्रा कम हो जाएगा, तो आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरी करने वाला जो चीज है वो कम हो जाएगा, तो आपका बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो खाना का जो ब्रेकडाउन है, रेस्पिरेशन, वो प्रॉपरली नहीं होगा। और रेस्पिरेशन अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो अगर सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? आपका बॉडी में एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा और उससे आप मरेंगे। और क्या होगा? तो इसका क्योर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब आपके बॉडी में जो आरबीसी का कमी हो जाएगा ना, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके दोबारा बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपका बॉडी में डब्ल्यूबीसी जितना जरूरत है उससे बहुत ज्यादा ही कम हो जाए तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। और इस बीमारी में क्या होगा? आपका बॉडी का जो डिजीज से फाइट करने का एबिलिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है डिजीज से फाइट करना, फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ल्यूकोपेनिया होने से क्या होगा? डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा, तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस डिक्रीजेस। ओके, ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये डब्ल्यूबीसी डिजीज से कैसे फाइट करता है? उस तरीका का नाम है फैगोसाइटोसिस। क्या नाम है? तो फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डब्ल्यूबीसी ना जर्म्स को खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? एक प्रोसेस परफॉर्म करता है, इसका नाम है फैगोसाइटोसिस। मतलब क्या करता है? एनगल्फ मतलब खा जाता है। एनगल्फ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जर्म्स और बैक्टीरिया जो कि बीमारी हमारे बॉडी में पैदा करेंगे उनको ये क्या करता है? खा जाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी ये जर्म्स को खाता है उस डब्ल्यूबीसी का नाम है न्यूट्रोफिल्स। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसका लाइफ स्पैन होता है फ्यू आवर। मिनिमम की मैक्सिमम? देखो हम लोग जानते हैं कि जो प्लाज्मा है, आरबीसी है रेलवे ट्रैक में होता है और डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो देखो अगर हमारे हाथ जो, सोच लो ये मेरा स्किन है, ये स्किन में क्या हुआ ना, कहीं से कट लग गया। ये हमारा बॉडी का स्किन है और स्किन में कहीं से कट लग गया, वहां से क्या हो रहा है? तो वहां पे जैसे ही कट लगेगा तो वहां से जम्स सब कहाँ जाने लगेगा? बॉडी के अंदर जाने लगेगा। और ये जम्स अगर अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो इस जम्स से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी को कहाँ आना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ये WBC ये ब्लड वेसल से बाहर कैसे निकलता है, जिस प्रोसेस से निकलता है उसको बोलते हैं ब्लड। उस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडेसिस। तो ये WBC क्या होता है, बाहर निकलता है कौन सा प्रोसेस से, डायपेडेसिस। From blood capillary. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ब्लड वेसल कौन सा है, कैपिलरी है। कैपिलरी का स्पेलिंग दिया। चलता है सर। तो देखो ये मेरा स्किन है, स्किन में किसी कारण से कोई कट लग जाए तो जम्स क्या होगा, अंदर जाने लगेगा। ये जम्स मेरा बॉडी को हार्म कर सकता है, तो इसके लिए क्या होगा, WBC बाहर आएगा। कहाँ से बाहर आएगा, कैपिलरीज से। कौन सा प्रोसेस से बाहर आएगा, डायबिटीज। तो डायबिटीज एक प्रोसेस है जिससे जो WBC होता है ना वो स्क्वीज आउट हो जाता है। स्क्वीज आउट मतलब जैसे निचोड़ना। कपड़ा को निचोड़ने से बाहर पानी टपकता है ना, वैसे ये भी बाहर टपकता है और फिर जम्स को धोता है मारमुड़ी के। और उसको ये छोड़ता कौन है, कैपिलरी को? कैपिलरीज बहुत नैरो होता है ना, तो एरिया कम हो जाने से प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ तो प्रेशर बढ़ने से लीक हो जाएगा। निचोड़ना मतलब ये नहीं है कि हाँ, वो तो करता है।